हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। ग्लैंस एकेडमी चैनल पर जो है कि दोस्तों आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 14 मई 2023 को, तो उसके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जिसमें हम लोगों ने 2022, 21, 2020, 19, 18, 16, 17 ये सभी को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम इसी कड़ी में 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर को करेंगे जो कि 10 मई 2015 को शुरू हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके की आपको जितनी भी अपडेट चाहिए होगी तो उससे आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए होगी इसकी तो टेलीग्राम लिंक जो है कि दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सम्राट दिए हुए हैं और उनकी विरुद्ध दिए। विरुद्ध का मतलब होता है उपाधियाँ। तो देखते हैं अशोक को क्या उपाधि मिली थी, प्रियदर्शन की मिली थी। समुद्रगुप्त को परक्रमांक की मिली थी, यानी कि जो परक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की मिली और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। तो ये इसका सही मिलान आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निरयाकस, आनेसिक्रेटस, डाइमेकस या अरिस्टोबुलस। तो आप देखेंगे कि जो डाइमेकस था ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बल्कि स्ट्रैबो के अनुसार कहा जाता है कि राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। तो किसने भेजा था? जो सीरिया के नरेश थे एंटियोकस, उन्होंने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे लाइफ ऑफ वेन सियांग हुइली ने लिखी, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी ने, हिस्टोरिकल फिलिपिकल पाइम्पेक्स है और द हिस्ट्री हेरोडोटस। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टॉलेमी ने नेचुरल हिस्ट्री नहीं लिखी है, बल्कि नेचुरल हिस्ट्री तो प्लिनी नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। किसने लिखी थी? प्लिनी नाम के। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये संकेतक थे किसके? तो ये पुराणों के संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? पुराणों के। और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य का जो 7वां अंग होता था वो मित्र होता था। और ये जो सप्तांग सिद्धांत थे ये मौर्य प्रशासन में चाणक्य कहे जाने वाले व्यक्ति कौटिल्य ने जो है कि इसका विस्तार किया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से जो है कि इसमें आते हैं। तो आप देखेंगे कि मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार मित्र जो है कि राज्य का 7वां अंग है, और मित्र राज्य के कान होते हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज अथवा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उसका विनाश अवश्यम भावी है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो देखिए ऋग्वैदिक काल में गाय को जो है कि सबसे महत्वपूर्ण और जो है कि मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसको अघन्या भी कहा जाता था, अर्थात कि मारने योग्य नहीं है। और इसके लिए युद्ध जो होते थे गाय के लिए तो उसको गविष्णी शब्द कहा जाता था, यानी कि गाय के लिए युद्ध करना। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यकालीन भारत का। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला या लाहौर का किला? तो आप देखेंगे कि दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जबकि जो आगरा का किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया। इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा बनाया गया और लाहौर का किला भी अकबर के द्वारा स्थापित कराया गया था। तो आगे देख लेते हैं। दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। यह चतुर्भुज आकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है, और इसका निर्माण 1648 में पूर्ण हो गया, जबकि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग कौन थे? दंती दुर्ग या दंती वर्मन मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जिसकी राजधानी वर्तमान कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित थी, अर्थात मान्यखेत ही इसकी राजधानी हुआ करता थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो जाता है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसको कि जिहाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसी युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया था बाबर ने। तीसरा घाघरा युद्ध 1529 में हुआ था, जबकि चौथा चंदेरी युद्ध ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि चंदेरी युद्ध जो है कि 1530 नहीं बल्कि 1528 को हुआ था। ओके,
1528 को हुआ था। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो चंदेरी का युद्ध था 1528, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। जबकि अगर हम बात करें घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ, ये बाबर और अफगान शासकों के बीच में हुआ था। तो आगे अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को अपना राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था, और जहांगीर ने ही हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू हो जाती है कि दक्षिण भारत के जो पोलीगर हैं वो कौन थे? साधारण जमींदार या महाजन या क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक या नव धनाढ्य व्यापारी? तो सी आंसर सही हो जाएगा कि ये सैन्य नियंत्रक और क्षेत्रीय प्रशासक के रूप में पोलीगर के नाम से जाने जाते थे। पोलीगर एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। और अगले प्रश्न को देखते हैं, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो भारतीय बोल्शेविक दल या क्रांतिकारी साम्यवादी दल या बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल या अतिवादी लोकतांत्रिक दल? तो इन्होंने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में की थी, और आगे चल के रेडिकल जो क्रांतिकारी कहलाते हैं, यानी रेडिकल, वो एम.एन. रॉय होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में सोमेंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की, और यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई से टूटकर बनी थी। अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो एनी बेसेंट को बनाया गया था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला जो कि भारत की थी वो अध्यक्ष बनाई गई कब? तो 1925 में 1925 में कानपुर अधिवेशन में किसको बनाया गया था? सरोजनी नायडू को बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 32वां अधिवेशन जो कांग्रेस का था, जो 26 से 29 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में आयोजित हुआ, इनमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। और अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से अगर पूछा जाए तो हज़रत महल जी ने किया था, बेगम हज़रत महल ने। वहीं नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से जो है कि बिठूर से जो है कि इसका सहयोग किया था। तो आगे देख लेते हैं कि लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो पूछा जाता है कि लखनऊ को अंग्रेजी शासन में दोबारा किसने मिलाया? तो कैंपबेल का नाम आता है। कैंपबेल लखनऊ और फैजाबाद दोनों ही जगह जो है कि अपने विद्रोह को दबाता है। अगला प्रश्न है 15, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी का टाइटल दिया गया है। किसको दिया गया? गोपाल हरि देशमुख को। साथ ही साथ इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लोकहितवादी उपनाम से इनको महाराष्ट्र में समाज सुधार पर आलेख लिखे गए थे। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कामागाटा मारू क्या था? ये प्रकरण क्या था? तो ये एक जहाज़ था जो कि जापान से लिया गया था गुरुदत्त सिंह के द्वारा, और इसके बाद ये जो है कि कामागाटा मारू जो है कि जहाज़ से वैंकूवर आइलैंड कनाडा लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ से वहाँ की सरकार ने वापस कर दिया और इन्हें वापस हुगली में वापस आना पड़ा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, व्याख्या समझते हैं कि कामागाटा मारू एक भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज़ था जिसमें पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज़ 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ। लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। 17 प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो आप देखेंगे कि सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड वेवेल और सर जॉन साइमन। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का जो है कि नेतृत्व किया गया। हालांकि इसमें जो 3 सदस्य थे उसमें 2 और थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब और एवी अलेक्जेंडर साहब। ये तीनों ही लोग मिलकर जो है कि आए थे और वायसराय की सहायता के लिए आए थे। तो अगला प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। 18,
1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया गया था? मंदिरों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तारकेश्वर आंदोलन को शुरू किया गया था, क्योंकि तारकेश्वर शिव मंदिर के महंत भ्रष्ट जो है कि थे, और मतलब भ्रष्ट महंत के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। महंत पर एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध और मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। इसकी वजह से बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे था? तो डोमिनियन स्टेटस से था। किससे था? डोमिनियन स्टेटस से, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस से करने से था, यानी कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने पुकारा था? तो माउंटबेटन ने जो है कि वन मैन बाउंड्री कहकर पुकारा था, और माउंटबेटन ने कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते वह काम गांधी जी ने करके दिखाया। क्योंकि जब बंटवारा हो रहा था तो बहुत सारे दंगे हो रहे थे, बहुत विद्रोह हो रहा था, कत्ले आम हो रहे थे। तो ऐसे समय में गांधी जी जो है कि निकले सड़कों पर, लोगों से मिले और लोगों से यह अनुरोध किया कि किसी भी तरीके से इस तरीके की जो हत्याएं कर रहे हैं उसे आप रोक दीजिए। तो इन्हीं सब पर जो है कि उन्होंने विचार विमर्श किया था। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है 21, ये ज्योग्राफी से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। अब यहाँ के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मत्स्य उत्पादन में आप नया लेटेस्ट आंकड़ा देखिए जो 2022-23 या 2021-22 का हो, क्योंकि ये तो 2015-16 का है। तो इसके हिसाब से उत्तर गलत हो सकता है। और यहाँ पर सूची फर्स्ट में जनजाति दी हुई है और सूची सेकंड में राज्य दिए हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ मिलती है, तो ये आपको मिलान करना है। अगर आप देखेंगे कि इसको, तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है अर्थात तमिलनाडु में, और लेप्चा जनजाति सिक्किम में मिलती है। बिरहोर जनजाति झारखंड में है। गारो, खासी, जयंतिया तो जो पहाड़ियाँ ही है वो इन्हीं जनजातियों के नाम पे मेघालय में स्थित है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चारों ही मैंने आपको मिला दी हैं। देख सकते हैं कि जो टोडा जनजाति तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में, बिरहोर झारखंड में और गारो मेघालय में है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गर्म जल स्रोत है और अवस्थिति है। तो मणिकरण जो है वहाँ से जो गर्म जल निकलता है वो हिमाचल प्रदेश में है। ज्वालामुखी की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, अनहोनी की बात करेंगे मध्य प्रदेश, और तप्त पानी या ताता तप्त पानी ये ओडिशा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ज्वालामुखी वाला गलत है, क्योंकि ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश से निकलता है। तो आगे देख भी लेते हैं कि ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर परिषद है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो ये दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों ही जगह अवस्थित है। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, तो आप लोगों को भी जम्मू कश्मीर ही लगाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी कि घोस्ट टाउन नहीं है? कुलधारा, लखपत, धनुषकोडी, चरखारी। तो आप देखेंगे जो चरखारी है ये घोस्ट टाउन नहीं है, बाकी जो है कि तीनों ही घोस्ट टाउन हो चुके हैं। देखिए, ध्वस्त नगर वे परिव्यक्त नगर हैं जिनके अवशेष अभी भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर ध्वस्त नगर हो चुके हैं, बस इनके कुछ बचे खुचे अवशेष देखने को मिलते हैं। लेकिन चरखारी जो है कि अभी भी एक विधानसभा क्षेत्र है जो महोबा के पास स्थित है और वर्तमान में भी अभी यूपी में है ये, तो इसको हम ध्वस्त नगर नहीं कह सकते। आगे पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो फुलहर झील, कोलेरू झील, अंचार झील या हमिरसर झील। तो फुलहर झील तो आपके यूपी में पीलीभीत में है, और कोलेरू झील की बात करेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश में आ जाएगी, और अगर आप अंचार झील की बात करेंगे तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में आती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमिरसर झील गुजरात में है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे झीलें हैं और उनकी अवस्थिति पूछी जा रही है। जैसे अष्टमुडी, जो अष्टमुडी झील है वो हो जाएगी आपके केरल में, पुलिकट झील तमिलनाडु में हो जाएगी, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, और सूरजकुंड झील हरियाणा में, क्योंकि सूरजकुंड का जो प्रसिद्ध मेला है वो भी हरियाणा में ही लगता है। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं 28।
भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से दक्षिणी भारत में यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जो मिट्टी बनी है उसका नाम रेगुर मिट्टियाँ हैं। कौन सी मिट्टी होती है? रेगुर मिट्टी, जिसको हम काली मिट्टी या कपासी मृदा भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण दोस्तों बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं और ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत इसके उपक्षय होने से काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? दामोदर नदी जो है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है जो पश्चिम बंगाल में बहती है और यहाँ से एडन नहर को निकाला गया है। किसको? एडन नहर को निकाला गया है। कब निकाला गया? 1938 में। तो अगला प्रश्न है 30, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला एक गुजरात का पत्तन है यानी कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो है कि सामानों को निर्यात किया जाता है, तो एक बंदरगाह के रूप में डेवलप किया गया है। तो यहाँ देखेंगे कि कांडला एक समुद्री बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह संचालन यानी कि कार्गो हैंडलेड की मात्रा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बैलाडीला की खान मशीनीकृत खान के रूप में जानी जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला की खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो लौह अयस्क का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है? बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में, और यह सबसे बड़ी भारत की मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार होता है? तो छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क जो है कि मिलता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। टिन अयस्क कैसिस्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, विश्व का भूगोल निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो देखिए हेलोक्लाइन क्या दर्शाता है? निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो हेलोक्लाइन इसे कहेंगे। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ लवणीय या लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो तो हेलोक्लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? हेलोक्लाइन। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, कहाँ पर है? हमारे जल में या हमारे उपग्रह में जो मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है वो महाद्वीपीय और पर्वतीय हिम नदियों यानी स्थायी हिम में जो है कि मृदु जल होता है। देख लेते हैं, कुल जल का 97% खारे जल के रूप में सागरों में है और लवण जल यानी कि मृदु जल जो कि लवणीय नहीं है, जो पीने योग्य होता है, उसके 3% में से 2.4% तो हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है जो उपयोग योग्य है ही नहीं। इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल की कुल मात्रा जल की मात्रा 1% से भी कम है और इसीलिए कहा जाता है कि जल को बचाओ। जल है तो कल है, अगर जल ही नहीं बचेगा तो कल का जीवन भी नहीं बचेगा। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा कि 1650 से 1870 के ईस्वी को लघु हिमकाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक जो है कि मृदा से संबंधित है और यह प्रश्न रिपीट हो चुका है 2020-21 के पेपरों में। तो ये पुराने पेपरों से बहुत सारे पेपर आपके रिपीट होते हैं, तो ये आपको पता रहे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जो है कि टोगुला जलप्रपात है, बिल्कुल नहीं। या तो जोग जलप्रपात मानिए, ये अच्छा ये तो विश्व का पूछा जा रहा है ना, तो विश्व का तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है दोस्तों, जो वेनेजुला के पास ओरिनिको नदी से निकलती है। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका में अर्थात कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। वहीं विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका जो कि नौगम्य झील है, जो बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंजनाइका झील है, क्योंकि सबसे गहरी झील जो पहली है वो बैकाल झील है जो रसिया में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, वेनेजुला स्थित जलप्रपात जो एंजल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसको जो पानी प्राप्त होता है वो ओरिनिको से प्राप्त होता है, ओरिनिको नदी से। और दूसरी अगर हम बात करें तो टोगुला जलप्रपात जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये विश्व का दूसरा ऊंचा जलप्रपात माना जाता है।
38 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है कि साउथ अफ्रीका के पास स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसमें अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका लगभग जो है कि तीनों राज्यों में यहाँ पर स्थित है ये। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित पूछा जा रहा है। तो देखिए, कागज़ जो है कि कागज़ ओंटारियो के लिए फेमस है, मतलब कि कागज़ का जो उद्योग है वो ओंटारियो में है। रासायनिक के लिए जो है कि टेक्सास फेमस है, और मोटर कार के लिए नागोया जापान का फेमस है। लेकिन जो बी है सूती वस्त्र उद्योग जो है कि डेट्राइट में नहीं है, बल्कि डेट्राइट में क्या होता है, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है, जो कि ईरी नदी के समीप होती है। तो यहाँ देख लेते हैं, कनाडा स्थित ओंटारियो कागज उद्योग के लिए जो है कि फेमस है ओंटारियो, जबकि टेक्सास रासायनिक उद्योग के लिए, और जापान स्थित नागोया ऑटोमोबाइल के लिए, और वहीं अमेरिका में स्थित डेट्राइट मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे टायर, इलेक्ट्रिक तार, बैटरी, पेंट, ग्लास वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान, क्योंकि भूटान का एक ही नारा है कि भाई अगर हरियाली रहेगी, प्राकृतिक वनस्पतियां रहेंगी, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा और खुशहाल रहेगा। 41 प्रश्न है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है, और यह कहाँ पे पाई जाती है? तो ये रसिया में पाई जाती है, यानी कि रूस में यह मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। जैसे स्वर्णिम त्रिकोण की बात करें, गोल्डन ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा और रेड बेसिन। तो आइए जरा हम इसको मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है? अफीम की खेती के लिए फेमस है, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है ये। बर्मुडा ट्रायंगल, जहाँ पे अक्सर जो है कि सारे जहाज वगैरह डूब जाते हैं, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार कहलाता है, और रेड बेसिन चीन में है, क्योंकि एक नदी है यहाँ पे, जो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो है कि नदी जब बहती है तो उसमें जो है कि लाल रंग की बालू पाई जाती है। सामान्यतः बालू सफ़ेद और पीले रंग की होती है हल्की, लेकिन इसमें लाल बालू पाई जाती है, और ऐसा लगता है कि नदी एक खून की तरह बह रही हो, इसलिए यहाँ पे रेड बेसिन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बांध दिए हुए और यहाँ नदी दी है। तो ग्रैंड कुली जो बांध है वो कोलंबिया नदी पर है, नॉर्थ अमेरिका में। हूवर बांध जो है कि कोलोराडो नदी पे है, न कि टेनेसी नदी पे। किस नदी पे है? कोलोराडो नदी पे, और ये भी आपके नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है। नूरेक की बात करेंगे तो ये बक्स नदी पर है, और काहोरा या काबोरा ये जाम्बेजी नदी पर है। तो बी वाला हो जाएगा सही, क्योंकि हूवर और बाउल्डर ये दोनों ही डैम जो है कोलोराडो नदी पर हैं, और इसके लिए जो झील का पानी होता है वो लेक मीड, यानी मीड नाम की एक नदी है, वो इसको पानी देती है, मतलब मीड नाम की जो झील है। देखिए यहाँ पे हूवर बांध, जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, अमेरिका राज्यों में एरिजोना और नेवादा की सीमा पे कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर स्थित है, और यहाँ पे लेक मीड जो है वो इसके जल के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश तांबे का वृहत्तम उत्पादक 2013 में रहा? तो 2013 छोड़िए, 2022 में भी अगर आपसे पूछेगा ना, तो चिली आपको उत्तर ही लगाना है, क्योंकि तांबे का सबसे प्रमुख जो उत्पादक देश है वो चिली ही रहा है, ठीक है, और कोई नहीं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो अब यहाँ से कह रहा है कि पृथ्वी से धरातल की ओर बढ़ते हुए दूरी, तो सबसे नीचे कौन सी मिलेगी सीमा? क्षोभ मंडल मिलेगी, इसके बाद समताप मंडल मिलेगी, इसके बाद मध्य मंडल मिलेगी, और इसके बाद तापीय मंडल मिलेगी। तो अब आप आइए यहाँ पे क्रम देख लीजिए, क्या है कि सबसे पहले तो पृथ्वी से ऊपर जाने पे क्षोभ सीमा मिलेगी, जो कि 0 से 12 किलोमीटर होती है। समताप मंडल जो कि 12 से 50 किलोमीटर होती है। मध्य मंडल जो कि 50 से 80 किलोमीटर होती है, और तापीय मंडल जो कि 80 से 640 किलोमीटर होती है। तो इस तरीके से इसको आपको लगाना था। अगला प्रश्न है 46, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जो जानवरों को दर्द निवारक दवा दी जा रही है डाइक्लोफेनिक, क्या नाम है उसका? डाइक्लोफेनिक। तो ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डाइक्लोफेनिक। तो इस दवा को खाने के बाद जो है कि जानवर अपने दर्द से तो राहत मिल जाती है उनको, लेकिन जब वो जानवर मर जाते हैं और उनको जब गिद्ध खाते हैं उनके मांस को, तो ये दवाई गिद्धों के शरीर में पहुँचने लगी, और उसी असर से गिद्धों की मृत्यु होनी शुरू हो गई। तो अगले प्रश्न को देखते हैं 47, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक के रूप में काम करते हैं।
सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न 48, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में जो है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण है, क्योंकि यहाँ पे जो दामोदर नदी है और गंगा ब्रह्मपुत्रा वगैरह, तो यहाँ पर भूमिगत स्तर पे जो है कि सबसे अधिक आर्सेनिक पाया जाता है। और सबसे पहला मामला 1983 में पश्चिम बंगाल में जो है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। 49 प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक और जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। इनकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही। और यह एक बंद तंत्र होता है, यही गलत है, क्योंकि एक खुला तंत्र के रूप में व्यवहार करते हैं, बंद तंत्र की तरह नहीं। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र भी होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। क्या है विशेषता? कि पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है और इसकी रचना 3 मूल संगठकों से होती है: ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक या भौतिक संगठक। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है और साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संसाधन होते हैं तथा इसकी अपनी एक प्रोडक्टिविटी भी होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है? तो आई स्कोर से जो है कि क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है। अगर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे अधिक पहले किस पे पड़ता है? आई स्कोर पे पड़ता है, क्योंकि ये पिघलना शुरू हो जाती है। इसी को हम जो है कि हिम की चादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है, जो आई स्कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। 51 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता यानी अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी झुकाव, और विषुव आयन यानी कि पृथ्वी के सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति। लेकिन सौर विकिरण है यह इससे संबंधित नहीं है, खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आइए 52 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? एक ऐसा देश जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं कि क्यों ये मेगा डाइवर्स है। मेगा डाइवर्स ऐसे देश के समूहों को कहा जाता है जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं। इन देशों को अत्यधिक जैव विविध माना जाता है। पर्यावरण से संबंधित अमेरिकी गैर लाभकारी संस्थान कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने वर्ष 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की थी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और भारत जैसे देश भी शामिल है। तो यानी आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही मेगा डाइवर्स की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता जो है कि सबसे कम होती है? तो देखिए, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उसी की सबसे अधिक होगी जहाँ पे वनस्पतियों का सबसे अधिक जो है कि जैव विविधता होगी, अर्थात वनस्पतियाँ बहुत अधिक मात्रा में होंगी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे सबसे कम, तो शीतोष्ण घास के प्रदेशों में जो है कि प्रोडक्टिविटी सबसे कम होगी। वन में तो हो भी जाएगी क्योंकि वहाँ पर कुछ मात्रा में पेड़ होंगे, लेकिन घास के प्रदेश में केवल छोटी छोटी घासें होती हैं जो एक बार मर जाती हैं अगर पैर से या किसी भी वजह से कुचल कर या जैसे भी, तो दोबारा उन्हें पैदा होने में एक समय लगता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्रॉपर पहुंचता नहीं है, इसलिए उनकी उत्पत्ति जल्दी जल्दी नहीं हो पाती है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। जिस दर पर एक पारिस्थितिकी तंत्र या जैव तंत्र ऊर्जा का संग्रह करता है और उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता लगभग 500 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होती है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 को हुआ था, सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 इससे संबंधित है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन +597 में हुआ था, लेकिन कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल से संबंधित नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कार्बन जो व्यापार है वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1986 में, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1997 में। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से लागू होना शुरू हुआ, लेकिन इस पर जो संधि वगैरह हुई, समझौता हुआ, वो 1997 में ही हो चुका था। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 55,
निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो ध्यान दीजिएगा कि मन्नार की खाड़ी जो है कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो ब्राज़ील के द्वारा इस चीज़ को अनिवार्य कर दिया गया था। और अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता या जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो आपका सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानास और चेरापूंजी। तो भारत में 4 जो है कि जैविक क्षेत्र हैं जिनको हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जिसमें एक की पश्चिमी घाट है और दूसरा कौन है? पूर्वी हिमालय है। तो आइए यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं कि जो 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं वो कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत की सीमा और सुंडालैंड इसमें आते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत म्यांमार की सीमा वाले क्षेत्र और सुंडालैंड का ही पार्ट है, इसलिए भारत इसमें इंक्लूड होता है। 58 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता अधिक होगी तो विविधता भी अधिक होगी। मध्य व्यवधान अगर अधिक हो कम होगा तो ये भी हो जाएगा। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु तो ये भी है, और लेकिन पोषण स्तरों की अगर संख्या कम होगी तो सामान्यतः इसकी जो है कि जैव विविधता क्या होगी? बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि घट जाएगी। तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पोषण स्तर में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। और वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु और मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन से? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव या वैश्विक ऊष्मन। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से प्रवाल विरंजन सबसे अधिक हो रहा है। वैसे तो प्रवाल विरंजन जो है कि एक नेचुरल घटना है, क्योंकि कुछ प्रवाल मरते हैं, कुछ प्रवाल पैदा होते हैं, लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनको, इससे ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरणीय दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी जो शैवाल होता है इनका मोचन यानी इनका अलगाव होता है और प्रवालों की मृत्यु दोनों ही घटित होने लगती है। और इस वजह से प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? वैश्विक ऊष्मन होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। तो देखिए, ऊर्जा का प्रवाह कभी भी चक्रीय नहीं होता, ये तो गलत हो गया। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ए स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा कि एक ही दिशा में इसका प्रभाव होता है। अब अगला प्रश्न 61 जो कि फिजिक्स से संबंधित है। तो पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए होता है? तो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये सेल्सियस के बराबर कब होगा? 36.89 हो जाएगा, 36.89। आगे देखते हैं, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलेगी? तो 0। एक गिलास पानी, क्योंकि पानी क्या होता है? कैलोरी फ्री आहार होता है। एक गिलास पानी पियो चाहे 10 गिलास पानी पियो, कोई भी आपको एनर्जी यानी कि कैलोरी नहीं मिलेगी। और अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन से, या प्रकाश का परिक्षेपण, या प्रकाश का व्यतिकरण, या सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अधिक उत्सर्जन कर रहा है, बल्कि इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? कि प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि जो प्रकाश होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण होती है उसकी वजह से वो फैल जाता है और नीले रंग का दिखने लगता है। जबकि अंतरिक्ष से अगर आप देखेंगे तो कैसा दिखता है? काला दिखता है अंतरिक्ष, क्योंकि वहाँ पे प्रकाशों का प्रकीर्णन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर होता है। तो इसीलिए जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, ये कण क्या होते हैं? ये धूल कण होते हैं, तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या छितरा दिया जाता है, फैल जाता है। और सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्ण हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पर बैंगनी, जामुनी, नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं आदि से प्रकीर्णित कर दिया जाता है और हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 65, नैनो प्लग संबंधित है एक छोटी बुलेट से, एक छोटे सुनने के यंत्र से, एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नैनो प्लग होता है एक छोटे से सुनने के यंत्र से होता है, जो सामान्यतः हियरिंग एड के रूप में जाना जाता है। यह इतना छोटा होता है कि आसानी से नज़र भी नहीं आता है।
66 प्रश्न है 66। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो जब दांत के लिए जो है कि डॉक्टर से कहा जाता है ना, तो डॉक्टर क्या कहता है कि मुंह खोलो यानी आ करो, और आ से क्या होता है अवतल लेंस। तो ये इसकी ट्रिक है। तो आपको अवतल लेंस याद रखना है। कैसे? जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा आ करो, और आ करने पे क्या होता है, आ करने का मतलब होता है अ से अवतल लेंस, और इसको नतोदर शीशा भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है क्या? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, या न ही नज़दीक की और न ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को मायोपिया हुआ है वो नज़दीक की स्थित वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, क्योंकि दूर की वस्तुएं उसे धुंधली नजर आती हैं, और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयोग करके सही किया जाता है। तो चलिए और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही मुख्य रूप से अर्धचालक के रूप में जाने जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आगे देखते हैं हम लोग इसको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम को अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ हैं। ऐसे पदार्थ के प्रत्येक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने समीप के परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहयोग से सहसंयोजक बंध की रचना करते हैं, और पदार्थ क्रिस्टल का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है जो कांसा होता है वो मिश्रित धातु होती है किसकी? तो तांबा और टिन। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी तो उसमें वो लोग सबसे अधिक कांसा का ही प्रयोग करते थे, और तांबा और टिन को मिलाकर ही क्या करते थे? कांसे का निर्माण करते थे, जिसमें 88% तो तांबा होता था और 12% टिन होता था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 71, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो स्पर्म व्हेल, जिसके दांत होते हैं और बहुत ही खतरनाक होती है ये। अगला प्रश्न है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो इसका आशय क्या होता है? कि उसे पक्षाघात हो गया। किसका? दोनों हाथों और दोनों पैरों का, यानी उसके दोनों हाथ बाएं और दाएं हाथ के, और दोनों पैर यानी बाएं और दाएं पैर का। टेट्रोप्लेजिया मतलब उसे पक्षाघात हो गया, लकवा हो गया है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है किसका? एमाइलोज का। एमाइलोज की वजह से वो चावल बिरयानी के रूप में यूज होते हैं, और चावल बड़े बड़े और बड़े सुंदर से हो जाते हैं, यानी यूँ कहें कि वो अलग अलग भी हो जाते हैं, बिल्कुल फूल के। अगला प्रश्न 74, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग होता है वो रक्तहीनता होता है, यानी आयरन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है, और सामान्यतः ये प्रेग्नेंट महिलाओं में समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि उनके शरीर में आयरन की कमी होती है, और इसीलिए एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से होती है? तो पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के नाम से जानी जाती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक सूत्र जो है कि CaC2O4 होता है, और यह मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक होता है। 76 प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेंडेमिक कहते हैं, और यह प्रश्न आप देख लीजिए कि पूछा जा रहा है 2015 में, जबकि पेंडेमिक आ गया 2020 में। तो ये प्रश्न है यहाँ पर, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है, और जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं, और एपिडेमिक स्थिति का विश्व के बृहद स्तर पर जब विस्तार होता है तो उसे हम पेंडेमिक कह देते हैं, यानी कि किसी बीमारी का बहुत तेजी से फैलना। 77 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जो है कि जल से होता है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ से हो जाता है। तो आइए हम इसको और भी व्याख्या के साथ देख लेते हैं। 77 में, हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है, यानी कि आंतों में पकड़ने वाली बीमारी है, जो वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। 79 प्रश्न, निम्न में से कौन सा तना है? तो तना क्या है? अदरक होती है।
अदरक क्या है? तना है। और बाकी सलजम, अगर हम देखें गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है और इनका संग्रह अंग क्या है? तना। जबकि गाजर, सलजम और शकरकंद तीनों ही मिट्टी के अंदर होती है और मिट्टी के अंदर सामान्यतः जड़ के रूप में ये विकसित होती हैं। किस रूप में विकसित होती हैं? जड़ के रूप में। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 Hg है तो इसका उल्लेख क्या होता है? Hg का मतलब होता है मरकरी से, यानी कि पारा जो होता है वो इसको शो करता है। और सामान्यतः जो मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120 से 80 के बीच होता है। 81 प्रश्न है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो ये छाल होती है। कुनैन जो होती है ये सिनकोना पादप की छाल से जो है कि एक दवा बनाई जाती है जो कि मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि होती है। अगला प्रश्न है, लौंग। लौंग क्या होता है दोस्तों? तो ये सूखे फल होते हैं। क्या होते हैं? ये सूखे फल होते हैं। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक एक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका है जिसे सुखाकर मसालों, औषधियों और भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है भाई? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये तीनों ही मानव में पाए जाते हैं, जबकि साइटोकाइनिन जो है ये पादप में पाए जाते हैं, यानी कि पौधों में। और भी कुछ अम्ल होते हैं जैसे हार्मोन होते हैं। पादप हार्मोनों में 5 प्रमुख वर्ग होते हैं: एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। तो ये 5 प्रकार के प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 84, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? आहार वहन करने के लिए, या अमीनो एसिड, या जल वहन, या ऑक्सीजन वहन के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जल वहन, यानी कि जल को पहुंचाने के लिए जाइलम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संवहनी पादपों में 2 प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। फ्लोएम फर्स्ट हो गया फूड और जस हो गया जल, तो ये जाइलम जल लेकर जाता है, जबकि फ्लोएम फूड यानी कि खाना वगैरह ये सारी चीज़ लेकर चलता है। 85 प्रश्न कहता है, मानव शरीर का तापक्रम क्या करता है? जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? न जाड़ों में घटता न ही गर्मियों में बढ़ता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सामान्यतः किस में आते हैं? WB अर्थात वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड लोग जो है कि अपने तापमान को एडजस्ट कर लेते हैं, वो मौसम के अनुसार उनका तापमान नहीं बदलता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किसे दिसंबर 2014 में भारत का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो GSLV 3 हो जाएगा। और अब हम आते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ को लेकर ही 2005 में सूचना के अधिकार का निर्णय दिया गया। प्रश्न संख्या 88 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो सी हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना ये आर्टिकल नंबर 40 के तहत DPSP में आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकती है। कौन बना सकता है? संसद। और भारतीय संविधान 248 संसद की जो है कि संसद की 248 अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। संसद को ऐसे किसी भी ऐसे विषय जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है उस पर विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 90 है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? तो भारत का जो प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश होता है ये कार्य करेगा। और अभी तक M हिदायतुल्ला जी ने जो है कि इस पद को संभाला है, क्योंकि वो यहाँ तक जो है कि कार्य करते हुए आए थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, लेकिन अभी हाल ही में संशोधन किया गया है और उसमें कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का ही न्यायाधीश हो, केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं भी होगा तो भी चलेगा। और उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से 70 वर्ष है, तो इसमें भी संशोधन कर दिया गया कि अब ये 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष कर दिया गया है या फिर 70 वर्ष। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही हमने आपको बता दिए हैं सही। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, क्योंकि अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। 92 क्या कहता है
कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जो केंद्रीय वित्त आयोग है, जो आर्टिकल नंबर 280 के तहत स्थापित होता है, वो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रपति से संस्तुति कर सकता है। तो आर तो गलत है, ए सही है। लेकिन तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत यह प्रावधान है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। कौन? राज्यपाल करेगा। इसीलिए राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था भी है। अगला प्रश्न है 93, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद नंबर 100, इसका मत निर्णायक होता है लोकसभा स्पीकर का। तो यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 1 में कहा गया है, इस संविधान में यथा अन्य उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों के अवधारण अध्यक्ष को या सभापति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रेट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हैबियस कॉर्पस यानी वी हैव द बॉडी अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, यह भी सही है। लेकिन ये दोनों ही आपस में एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों सही तो हैं लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण एक दूसरे का नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है यानी कि बुलाई जाती है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर इन केस लोकसभा स्पीकर मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय जो है कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात आर्टिकल 19 जो है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 98 प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आर स्टेटमेंट गलत होगा, केवल राज्य वालों का होगा। तो ए स्टेटमेंट तो सही है और आर गलत हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखें, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाने के लिए कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। और अगले प्रश्न को देखते हैं 100, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण नहीं है तो कौन नहीं? इकहरी नागरिकता। बाकी केंद्र राज्यों के बीच शक्ति बंटवारा, यह संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, यह भी संघीय लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी संघीय लक्षण है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इकहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है यहाँ पे 101, निम्न में से किसे राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो किस राज्य में कार्यालय की स्थापना हुई थी? हालांकि महाराष्ट्र में जो है कि 1971 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन सबसे पहले जो अधिनियम था वो आपके ओडिशा में लाया गया था। और यूपी में जो लोकायुक्त कार्यालय की बात होगी तो ये आपके 1975 में आए थे, 1975। तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 102, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 91 संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको, जबकि 2003 में हुआ था। कब हुआ था ये? 2003 में। और इसके द्वारा अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करते हुए केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये वैधानिक अधिकार है, लीगल अधिकार। हालांकि आप इसे संवैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं, लेकिन इसको लीगल अधिकार ही माना जाएगा।
अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। इसको लेके सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर निष्कर्ष स्वरूप निर्णय देते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतदान का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। मताधिकार का एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कि स्टैट्यूटरी अधिकार है। हालांकि लोकसभा आयोग, मतलब कि जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अपने पूर्व में दी गई उत्तर कुंजी में मताधिकार को संवैधानिक अधिकार माना है, इस आधार पे क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख हो सकता है। 104 प्रश्न देखें तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधानित किया गया है, तो ये आर्टिकल 331 के द्वारा किया गया है। लेकिन अब 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा एंग्लो इंडियन जो समुदाय की नियुक्ति होती थी लोकसभा में, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसके द्वारा जो कि 1973 में था, तो इसके द्वारा इसकी आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया गया था और इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर निर्णय दिया था। क्वेश्चन नंबर 106 है, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। प्रश्न संख्या 107 है, संसद में शून्यकाल का समय होता है। प्रश्न संख्या 107 क्या कह रहा है कि संसद में जो शून्यकाल है उसका समय होता है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। आइए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 108 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता है? तो देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, परंतु राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या लोकसभा राज्यसभा या फिर लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो संसद का निर्माण होता है वो आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं, तो पढ़ते हैं। निम्न में से किसने मार्च 2015 में जीएसटी पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों के समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था? तो के.एम. मणि साहब ने संभाला था। और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन अब भारत में तेल कीमतों का निर्धारण करता है? तो तेल की कंपनियां ही जो है कि तेल निर्धारण करती हैं, तेल की कीमतों का निर्धारण करती हैं। अगला प्रश्न है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। तो ये जो है कि एनटीपीसी और एनपीसीएल का एक संयुक्त जो है कि उपक्रम है और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो कृषि लागत कीमत आयोग जो है कि इसकी संस्तुति करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई थी? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए, यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए जो हेल्पलाइन एक नंबर दिया गया था उद्यमी के नाम से दिया गया है। और आगे देख लेते हैं। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। आर्थिक विकास अगर आपको करना है तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए और वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो यहाँ पर आर गलत हो जाएगा और केवल ए स्टेटमेंट सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बीएसई जो ग्रीनएक्स की में कितनी कंपनियां सम्मिलित होती हैं? तो 30 कंपनियां शामिल होती हैं जो कि ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये भारत का सबसे पुराना जो है कि क्या है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जा रहा है क्योंकि काफ़ी ये पुराना प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 118, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें क्या था कि प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया और इस योजना द्वारा स्वावलंबी गाँवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की संकल्पना थी। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विभाग? तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा।
यहाँ पर अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 को यहाँ पे मिलान करना है, तो आइए हम इसकी व्याख्या में सीधे चलते हैं कि WTO क्या करता है। सामान्यतः वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है। IMF भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करता है। सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। और IDA जो होता है नम्य ऋणों की स्वीकृति करता है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण, कौन से आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवी अध्याय जोड़ा गया था। तो 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा गया था। अब जनसंख्या नगरीकरण का प्रश्न है। 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था। तो 17.70। ये जो है कि आपकी 2001 से 2011 की जनगणना में वृद्धि को दर्शाया गया है। और आगे अगर हम देखते हैं, नगरीकरण के कारणों में के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट की पहचान कीजिए। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। तो कौन से कथन सही हैं। तो आप देखोगे 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर अभी भी नहीं प्राप्त हो सका है। प्रश्न संख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो न तो 940 है, न 950, न तो 960, बल्कि है कितना वास्तविक रूप से। तो वास्तविक रूप से जो है कि 943 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2011 मतलब 125 में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। तो 16.16, 16.16, या यूँ कह दें कि 17.5% भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे राज्य विशेष, यहाँ पर देखते हैं। अब ये तो जो है कि करंट अफेयर्स है कि 4 मेट्रो चलाने के लिए जो है कि दी गई थी। और यहाँ पर देखेंगे कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो यूपी की जो साक्षरता दर है वो 67.7 है, जिसमें पुरुषों की जो है कि 77.3 और महिलाओं की 57.2 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है और भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो यह दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं कि हैवी इन्वेस्टमेंट जो है कि सुलभ करता है। अब यहाँ पर आ रहे हैं आपके समसामयिकी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए, तो हम उस पर रुकेंगे, बाकी हम आगे चलते रहेंगे। तो 2015 में ये मंगल ज्ञान, तो ये तो खैर काम नहीं रह गया। अब इसका अर्थ आवर मनाया जाता है। हाँ, वर्ष 2015 में अर्थ आवर मनाया गया था, तो ये 28 मार्च को मनाया गया था। हालांकि ये 2015 ही नहीं, पूरे वर्ष जब भी इसको मनाया जाता है किसी भी साल, तो ये कौन मनाता है पहले ये देख लीजिए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित किया जाता है और एक वैश्विक अभियान है जिसमें प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाता है। तो यहाँ पे डेट फिक्स नहीं है, बल्कि अंतिम शनिवार फिक्स है मार्च का। और ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 2015 में न्यायाधीशों की, यह भी करंट अफेयर्स है दोस्तों। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा, यह भी करंट अफेयर्स है। 2015 में ऑपरेशन ऑल आउट, तो इसको देख लीजिए कि जनवरी 2015 में आरंभ किया गया था भारतीय सेना का एक ऑपरेशन ऑल आउट, जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध इसको शुरू किया गया था। तो अब अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। आतंकवादी समूह अल शबाब ने अप्रैल 2015 में गरिसा विश्वविद्यालय में 147 लोगों को कत्ल कर दिया था। ये केन्या में स्थित है। और स्टेट ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये करंट अफेयर्स हो गया। चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर में किया गया और 2015। ये सब देखिए करंट अफेयर्स हैं और इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें वर्तमान 2022-23 की करंट पढ़नी चाहिए। यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साथ पहली बार ड्राइवर भारत के उपराष्ट्रपति 2000, ये आतंक के सहायक के रूप में, तो ये गरिमा संजय ने लिखी है। और जनवरी 2015 में जस्टिस AK सिन्हा को अपना मुख्य न्यायाधीश चुना। किसने चुना, इसको छोड़िए। प्रवासी भारतीय सम्मान 2015 से किसका सम्मान नहीं किया गया। 2019 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम। 2015 में अपराधी नेटवर्क जो प्रणाली है उसका शुभारंभ किसने किया। नालंदा परियोजना, ये देख सकते हो कि नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की है। तो अल्पसंख्यक मामले की है। अल्पसंख्यक मामले की नालंदा परियोजना है। ये सामान्यतः BPSC वालों के लिए प्रश्न बन सकता है, वैसे तो नहीं बनेगा ये।
और 2 अक्टूबर 2019, हाँ ये प्रश्न अच्छा है कि कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य है, तो स्वच्छ भारत अभियान। इसको 2014 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, जिसमें यह था कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को स्वच्छ भारत बना लिया जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? तो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का अर्थ होता है 40 कबीलों का देश। और आखिरी प्रश्न ये, 19 नवंबर में को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये तो थे हमारे जो है कि इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो है कि जो हमने कवर किया है 2015 का री एग्ज़ाम। और अब हम जो है कि कल की क्लास में आपसे मिलेंगे और कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 2014 की प्रारंभिक परीक्षा को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।